Okay, so let's solve more questions on units and dimensions. So, a physical quantity Z depends on four observables A, B, C and D as हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है Z जो चार ऑब्जर्वेबल मतलब चार फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। A पे A एज ए स्क्वायर, B पे डिपेंड करता है एज बी रेज टू 2/3, C पे डिपेंड करता है एज 1/√C और D पे डिपेंड करता है एज 1/B³। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A, B, C एंड D आर, यहाँ पे D प्रिंट नहीं हुआ है तो A में परसेंटेज एरर जो है दैट इज डेल्टा A बाय A मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 2% बोला है। B में परसेंटेज एरर आपको बताया गया है इट इज 1.5%। C में परसेंटेज एरर आपको बताया गया है इट इज 4% और D में परसेंटेज एरर आपको बताया गया है दैट इज 2.5%। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव बीन गिवन, आपको ऐसा दिया गया है। ओके, नाउ आपको बोला है परसेंटेज एरर इन Z, तो इजी है। तो कैसे फाइंड करते हो, आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा Z बाय Z मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा A बाय A मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 2/3 डेल्टा B बाय B इंटू 100 प्लस √C, मतलब आपको पता है √C मतलब C रेज टू हाफ होता है, तो प्लस √C हाफ डेल्टा C बाय C इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा D बाय D इंटू 100। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये पता होना ही चाहिए बिकॉज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 इंटू डेल्टा A बाय A इंटू 100 दैट इज 2 इंटू 2% प्लस 2/3 डेल्टा B बाय B इंटू 100 इज 1.5%। ओके, प्लस 1/2 डेल्टा C बाय C is 4%. Okay, plus 3 into delta D by D is 2.5%. तो 1 जा 2 जा 1 कैंसल मतलब ये 1 बचा सिर्फ बेसिकली। ओके, ये 1 जा ये 2 जा, यहाँ पे 1 है, ये 4% है, ये 7.5 है, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 7.5 14.5%। तो 14.5% ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस प्रिंट नहीं हुए थे तो नो इश्यूज। द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड डायमीटर। तो आपको पता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो हमने डेंसिटी डिटरमाइन किया कैसे, बाय मेजरिंग मास, हमने मास मेजर किया और हमने डायमीटर मेजर किया और मास और डायमीटर से हमको मिल गया डेंसिटी। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज, तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 ये है x बाय 100%। ओके, if the relative errors in measuring the mass and diameter are 6 and 1.5% respectively, the value of x is, if the relative errors in measuring the mass, मतलब delta m by m multiplied by 100, okay, is 6% and diameter measurement में जो error है मतलब delta d by d into 100 जो है that is 1.5%। ओके, राइट, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। एंड बाय द वे आपको पता है रेडियस ये होता है डायामीटर बाय 2 का क्यूब। ओके, d बाय 2 का क्यूब होता है ये। सो फ्रॉम फॉर्मूला यू हैव डेंसिटी एज मास अपॉन 4/3 पाई d बाय 2 का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट डेल्टा रो बाय रो into 100 as
delta m by m multiplied by 100 plus 3 times of delta d by d into 100. ओके राइट, तो डेल्टा m बाई m इंटू 100 तो 6% दिया हुआ है आपको, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना दिया हुआ है आपको 1.5%. ओके, so this is 3 into 1.5 is 4.5 plus 6 is 10.5, तो ये टोटल 10.5% है. ओके, तो आपको मिल गया error in the measurement of density, percentage error in the measurement of density. This is what you have, right? But also let us call this equation number 1. इसको equation number 1 बोल देते हैं हम लोग. But you also have, आपको also you have been given delta rho by rho into 100 as x by 100%, ऐसा आपको बोला है, ऐसा given ही है हमको. If you see it is given to you. इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. Therefore you will have x by 100 equal to 10.5, right? So therefore you will have, बेसिकली आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था x की वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ x पूछा है ना आपको. अभी x की वैल्यू पूछी, व्हाट इज x वैल्यू देन 10.5 into 100 मतलब 1050 हो गया x का वैल्यू. वेरी गुड क्वेश्चन. तो आपको करना क्या है, आपको बोला है कि हमने जब डेंसिटी मेजर किया तो हमको x by 100% मिला है वो, और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो मास अपॉन 4/3 पाई आर इज d/2 का क्यूब, राइट. तो नाउ यू नो फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, आपको पता है कि बेसिकली इसको आप लिख सकते हो m अपॉन 4/3 पाई d स्क्वायर बाई 4. अब 4 कैंसल और पाई/3 तो कांस्टेंट है, तो उसका तो लिख के मतलब है क्यूब है ये, आई मीन दिस इज क्यूब, सॉरी फॉर दिस इज क्यूब, तो d क्यूब अपॉन 8. ओके, तो 4/3 पाई और d और 8 कांस्टेंट है, तो जब आप परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखते हो तो कांस्टेंट में एरर नहीं होता है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, देयर इज नो एरर इन कांस्टेंट्स. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो आप डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 लिख सकते हो, डेल्टा m बाय m इनटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाय d इनटू 100, तो ये आपको मिल गया 10.5. बट गिवन क्या था, गिवन ये था दैट डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 इज x अपॉन 100%. तो आपने सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर दिया, आपको मिल गया x की वैल्यू 1050. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर. तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, यू नो हाउ अ पेंडुलम लुक्स लाइक. एक वायर होता है, उसके ऊपर एक बॉब होता है, दिस इज हाउ अ पेंडुलम लुक्स लाइक. ओके, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर, टाइम ऑफ 40 ऑसिलेशंस इज 50 सेकेंड. ये यहाँ पे गलती हमारी नॉर्मली होती है, right? So you need to be little careful with all this. You need to be little careful with all this. Okay? तो ये याद रखना कि you don't have to make mistake here. Time of 40 oscillation is 50 seconds. तो time period कैसे निकालोगे? This is what you need to know. This is where you may go wrong. तो ये याद रखना. Okay? देखते हैं कैसे करना है इसको. If the resolution of stopwatch is 1 second, मतलब आपको error in the measurement of time 1 second बोला है, then the accuracy in G is, accuracy in G आपको पूछा है. और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हर बार आप लोगों को error in the measurement of length दिया नहीं होगा, कभी कभी आपको भी फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे, मैंने बताया था, डेसिमल के बाद एक जीरो मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.1. अगर ऐसा लिखा होता 25.00 मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.01. अगर ऐसा लिखा होता 25.000 तो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.001. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू नो.
एरर्स। तो डेल्टा एल आपके पास है, एल आपके पास है, डेल्टा टी आपके पास है। टाइम फॉर 40 ऑसिलेशंस इज 50 सेकेंड। तो टाइम पीरियड निकालना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो दिस इज वेयर यू हैव टू थिंक, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो टी, हाउ टू फाइंड आउट टी? ओके, टाइम फॉर 40 ऑसिलेशन, 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड्स। ओके, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 50/40 सेकेंड्स, 5/4, दैट इज 1.2। ओके, बट एनीवेज 1.25 आता है, जो भी आता है। तो टाइम पीरियड इज 5/4 सेकेंड्स, राइट? गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट थिंग्स। अब आपको बोला है एक्यूरेसी इन जी। अगर आपको याद होगा t इज इक्वल टू 2π√L/g ऐसा था टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो मैं लिख सकता हूँ t इक्वल टू 2πL⁻½ अपॉन g⁻²। तो डेल्टा t/t इंटू 100 इज 2π, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर होता नहीं है, इज हाफ डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा g/g इंटू 100, राइट? तो हाफ, अब आपको डेल्टा L पता है 0.1, आपको L पता है 25, ओके, इंटू 100 प्लस हाफ। अभी आपको डेल्टा G ये आपको पूछा था, सो दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड आउट व्हाट इज डेल्टा G/g इंटू 100। तो मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ, वी आर डूइंग इट ऑन द राइट ट्रैक। अब 2-3 मेथड होते हैं, सो इट्स अप टू यू हाउ टू सॉल्व इट। तो आई कैन गो बैक एंड सॉल्व इन अ डिफरेंट वे आल्सो। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ, इट्स ओके, आई मीन इट्स द वे यू वांट टू सॉल्व। तो अब ऐसा कर सकते हो, इस g⁻½ को यहाँ लिख सकते हो, इस t को यहाँ लिख सकते हो, ऐसा भी चलेगा। फिर आप बोलोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो g इज इक्वल टू 4π² L अपॉन t²। फिर आप बोलोगे डेल्टा g/g इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t इंटू 100। आपने 4π² क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4π² कांस्टेंट है और कांस्टेंट में कभी भी एरर नहीं होता है इसके लिए, राइट? So delta L is 0.1 upon L is 25 into 100 plus 2 into delta T. Delta T is 1 second upon this is 5/4 into 100. Okay, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1 and 4 this is 0.4 प्लस ये 4 ऊपर गया तो 2 into 4 is 8 upon 5 into 100। ये 5 1 ये 5 20 okay, right? I know things are going wrong somewhere, but I just want to tell you कि कहाँ गलती होती है। तो ये आ गया आपका 8 into 20 160 plus 0.4। This is exactly the mistake that we made last time। तो गलती कहाँ होती है याद रखना, गलती होती है टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में या डेल्टा टी के कैलकुलेशन, दोनों में से एक में या दोनों में। देखो कहाँ गलती हुई हमारी, यू हैव टू नो दिस। अब ऐसा है, या तो आप टाइम पीरियड 50 सेकेंड्स ले लो। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ स्टॉप वॉच इज 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड एरर 50 ऑसिलेशंस का था, 40 ऑसिलेशन का था, जो भी था 40 ऑसिलेशन का था, राइट? इधर यू राइट डाउन डेल्टा टी एज 1/4t एंड t एज 5/4, क्योंकि टोटल टाइम फॉर 40 ऑसिलेशन इज 50 सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड इज 5/4 और एरर ये जो 1 सेकेंड है ये 40 ऑसिलेशन का मिला के है, तो एक में कितना 1/40, राइट? या तो ऐसा करो, या तो दूसरा सिंपल तरीका है, अगर आप डेल्टा टी 1 सेकेंड ले रहे हो, मतलब आप एरर टोटल 40 ऑसिलेशन का ले रहे हो, तो टाइम भी टोटल 40 ऑसिलेशन का लेना पड़ेगा। सो दिस इज वेयर यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ। मैंने अगर डेल्टा टी को 1 लिखा है तो मुझे यहाँ 50 लिखना पड़ेगा, 1 2 ओके।
तो 2 इंटू 2 4, 0.1 इंटू 4 इज 0.4 और ये 4 तो 4.4। अभी आंसर करेक्ट आ गया, करेक्ट आ गया। तो दिस इज समवेयर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ओके, गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a quantity f is given by, you have been given f which is under root of hc raised to 5 by g, where c is speed of light, g is universal gravitational constant, h is Planck's constant, dimension of f is that of। okay, अभी देखो आपको याद होगा कि मैंने आपको h के डायमेंशन, c के डायमेंशन, d के डायमेंशन सब हमने किया है। we have done all this already, so you know, you should know by now what are dimensions of h। नहीं याद होगा तो बता देता हूं, E is equal to h नो, मतलब h is equal to E by नो। मतलब अगर h के डायमेंशन निकालने हैं तो एनर्जी के डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन पता होने चाहिए। एनर्जी के डायमेंशन होते हैं m1 L2 T-2 और फ्रीक्वेंसी होता है T-1 ऑलरेडी, तो ये आ गया m1 L2 T-3। तो ये आपके पास आ गए प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस। ओके, सो आपको f के डायमेंशंस पूछे थे, तो f के डायमेंशंस पूछे थे तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये पूरा का पूरा रेज टू हाफ है, मतलब ये वोल रेज टू हाफ है, मतलब ये h रेज टू हाफ, c रेज टू 5/2 और g रेज टू हाफ ऐसा आएगा, राइट। तो h रेज टू हाफ, ओके, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस रेज टू हाफ, c is speed of light if I am not wrong, उसके डायमेंशंस रेज टू 5/2 अपॉन g के डायमेंशंस रेज टू 1/2। h के डायमेंशंस है m1 L2 T-3 वोल रेज टू हाफ, c के डायमेंशंस आपको पता है स्पीड होता है L1 T-1 रेज टू 5/2 और g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसके डायमेंशंस आएंगे आपके पास m-1 L3 T-2 रेज टू हाफ। तो ये आपके होता जाएगा m हाफ t L रेज टू 2/2 T रेज टू -3/2 L रेज टू 5/2 and T रेज टू -5/2 अपॉन m रेज टू -हाफ L रेज टू 3/2 T रेज टू -2/2। इसको सॉल्व करो, टू सॉल्व दिस, ऊपर m रेज टू हाफ है नीचे -हाफ है तो ऊपर जाके बचेगा m, यू विल गेट जस्ट m ओवर देयर। ओके, देन ये L रेज टू 1 है, ये 5/2 है, 1 प्लस 5/2 7/2, L रेज टू 7/2 ऊपर, ये नीचे का ऊपर आ जाएगा और टाइम अगर आप देखोगे तो -3/2 -5/2 -8/2 मतलब -4 और नीचे -1 तो -4 और ये ऊपर आएगा नीचे का तो +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 -3/2, ये आ जाएगा -3, ये आ गया आपके पास 4, 7 - 3 is 4, 4/2 is 2। ओके, तो ये आपको मिल गया यहाँ पे m1 L2 T-3, राइट, दिस इज व्हाट यू विल हैव। तो ये अभी जो भी आएगा आपके पास यू शुड नो दिस इज व्हाट। ओके, तो अदरवाइज वन थिंग इज देयर कि यू नीड टू आल्सो क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक इफ समथिंग हैज वेंट रॉन्ग हियर। ओके, तो सिर्फ एक बार वेरीफाई कर लो h के डायमेंशंस, एनर्जी, एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर, v इज दिस इज करेक्ट, बाय फ्रीक्वेंसी h के डायमेंशन एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी था हाफ mv स्क्वायर L2 T-2 दैट इज करेक्ट अपॉन T-1 ऊपर जाके यस, सो दिस इज वेयर आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक, नो इश्यूज। तो ठीक है, छोटे छोटे गलतियों को रेक्टिफाई कर लेंगे, तो दिस इज वेयर यू विल गेट दिस। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 3 की जगह पे -1/2। तो ये
t के जो पावर है उसमें होगा चेंज, -4 की जगह पे -3, यहाँ -3 तो यहाँ पे -2, ये -2 तो ये बन गया एनर्जी के डायमेंशंस। गुड। हाँ, तो एनर्जी ऑप्शन नंबर बी। तो देखो एक छोटा सा मिस्टेक कैन एक्चुअली गिव यू वेरी रॉन्ग आंसर्स, तो ठीक है, नो इश्यूज, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू। ओके, गुड। अगला क्वेश्चन, a physical quantity of the dimensions of length can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon 0 is। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है डिफिकल्ट लेवल का, लेकिन इसको सिंपल बना सकते हैं हम, राइट। आपको बोला है कि हमें एक फिजिकल क्वांटिटी बनाना है जिसके डायमेंशन होंगे लेंथ के, मतलब एल मिलना चाहिए, आपको एल मिलना चाहिए। किस पे से बनाओगे? सी में से बनाओगे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो सी रेस टू एक्स। जी में से बनाओगे, जी रेस टू वाई। और किससे बनाओगे? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 से बनाओगे रेस टू जेड। मतलब ये तीन क्वांटिटी का यूज करके एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बनाना है जिसका डायमेंशन होगा लेंथ का डायमेंशन। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। इजी। तो कैसे करेंगे इसको? तो हम इसको कैसे करेंगे? आपको सी के डायमेंशंस पता है, जी के आपको पता है, क्योंकि जी के डायमेंशंस अभी अभी हमने यूज किए थे। तो आई विल राइट दिस डायमेंशंस फॉर यू। ये जी के डायमेंशंस है, these are dimensions of g, this is already known to you। then you have dimensions of c which is l1 t minus 1। okay, right, ये आ गया आपके पास डायमेंशंस। एंड देन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के डायमेंशंस आपको पता नहीं, तो कैसे पता करोगे? यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? नहीं पता होगा तो अभी फिलहाल के लिए समझ लो। हमारे पास अगर दो चार्जेस है तो उसमें फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब मेरे पास अगर दोनों चार्जेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, दूसरे का भी माइनस ई, मतलब माइनस ई इंटू माइनस ई प्लस ई स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिल गया ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 के डायमेंशन आएंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर के। फोर्स के डायमेंशन आते हैं m1 l1 t माइनस 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस होता है l2, तो ये आपको आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा m1 l3 t माइनस 2। ये आ गए ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 स्क्वायर के डायमेंशंस, राइट। तो अब आप वही बोलोगे कि हमको इस इक्वेशन से लेंथ बनाना है, तो लेंथ इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट c रेज टू x g रेज टू y, और ये जो तीसरा आपके पास ब्रैकेट है वो। अब आप बोलोगे कि चलो डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर लेते हैं, मतलब हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखेंगे। तो डायमेंशंस लिखने के लिए हम लोग लेंथ के डायमेंशंस लिखेंगे, हम लोग सी के डायमेंशंस लिखेंगे, हम लोग जी के डायमेंशन लिखेंगे, और हम लोग ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी डायमेंशंस लिखेंगे। तो लेंथ के डायमेंशंस तो l रेज टू 1 ही होता है, के एक तो डायमेंशंस है नहीं तो मैं उसको हटा दूंगा, बिकॉज k is a dimensionless quantity, you need not to write this। c is velocity, velocity is l1 t minus 1 raised to x। ओके, g के डायमेंशन अभी अभी आपने लिखे यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू हैव। दिस रेज टू y, ये g के डायमेंशंस है, और e स्क्वायर बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 के डायमेंशन अभी अभी हमने फाइंड किए थे, दिस रेज टू z, दिस रेज टू z। ओके, राइट। तो l रेज टू 1, ये आ गया आपका l रेज टू x t रेज टू माइनस x, देन यू हैव m रेज टू माइनस y, l रेज टू 3y t रेज टू माइनस 2y, and you will have here as m raised to z l raised to 3z t raised to minus 2z। तो ये आपको मिलेगा l raised to x plus 3y plus 3z and t raised to minus x
minus 2y minus 2z and m raised to z minus y. This is what you will have. Then obviously on the left hand side you have only length raised to 1, you don't have anything else. तो m0 है, l1 है, t0 है. तो फिर वापस से वही कि सेम पावर्स इक्वेट होने चाहिए. ओके, I am not really cross verifying each step because this is something I know you must be doing. तो आप ये कर रहे होंगे ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है. तो इन एनी केस ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा x की वैल्यू -2, y की वैल्यू हाफ और z की वैल्यू हाफ, ये मिलना चाहिए. ओके, तो ये आप खुद एक बार चेक कर लेना बिकॉज वी कैनॉट कीप डूइंग सेम थिंग ऑल ओवर अगेन एंड अगेन. तो you now know method of solving and this is what is important. आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होते हैं चीजें. that's it. और जो जो हमने पहले चैप्टर में सीखा, आई एम टेलिंग यू कि नेक्स्ट मंथ में यू विल बी एक्सपर्ट इन फिजिक्स बिकॉज आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन आ गया. You know what is E square upon 4π/0. You know what is G. You know many physical parameters, quantities like resistance, okay, like resistivity, specific resistance, ये सब पता है आपको. Anyways, तो हमारे पास जो L equal to some constant के c raised to x था, okay, then you had G raised to y and e square by 4π/0 raised to z. तो ऐसा आएगा. तो ये आपके पास आएगा k 1/c square अंडर रूट ऑफ g e square by 4π/0. ऐसा आपको मिलना चाहिए. दिस आई सी इन ऑप्शन नंबर डी. ये ऑप्शन नंबर डी में है, राइट. So this were questions from your weekly practice set. Okay. अब आज हमने जो जो क्वेश्चन किए, I did not tell you that time, but I will tell you now. This is from JEE Main 2020. तो लास्ट ईयर JEE Main में से आया है. It doesn't mean कि नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं. ओके, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 8, ये भी आपका JEE Main 2020 का क्वेश्चन है. Then this one is also from JEE Main 2020. So you see, you can easily solve such questions. Then this question is again from JEE Main 2020. Right? So this is how you can solve such questions. So, and this is, I think it is from NEET, but I don't have which year it was asked. Okay, so this was your weekly practice set. So this is how you were supposed to solve this. Okay, good.